गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 76 और आज हम भारत के भौतिक स्वरूप की पुनरावृत्ति कार्य यानी रिवीजन वर्क करेंगे, जो कि पार्ट 3 है। इससे पहले हम 74 और 76 5 वर्कशीट में कर चुके हैं। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट में हमें एक एक अंक के कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं और साथ में हमें कुछ क्वेश्चन आंसर बुक से पढ़कर भी करने हैं और साथ ही हमें एक पैराग्राफ दिया गया जिसमें से प्रश्न उत्तर छाट कर लिखने हैं। आइए चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, दो आप क्या है। बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो आपको लिखना है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। आइए चलिए देखते हैं। प्रश्न 3, कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो बच्चों, इसका उत्तर है एशिया, जबकि उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और एशिया उसका हिस्सा नहीं है। प्रश्न 3, कौन सी नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है? तो बच्चों, इसका आंसर है लूनी नदी, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 4, कावारत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। क्या ये सही है, गलत है? तो बच्चों, जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि यह सही है। कावारत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। आइए चलिए देखते हैं। प्रश्न 5, उत्तरी सरकार क्या है? तो बच्चों, इसका उत्तर है जब पूर्वी तट मैदान को दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार कहलाता है, जबकि दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। तो बच्चों, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। 6, सहायक नदी और जल वितरिका में क्या अंतर है? तो बच्चों, सहायक नदी क्या होती है? जब एक छोटी नदी जो मुख्य नदी से मिल जाती है उसे सहायक नदी कहा जाता है। सहायक नदी का निर्माण नदी के ऊपरी व मध्य मार्ग में होता है। जैसे यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है और उसकी जल की मात्रा को बढ़ा देती है, तो इस प्रकार ये सहायक नदी बन जाती है बच्चों। और जल वितरण क्या होती है? जब एक प्रमुख नदी कई छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है तो उसे जल वितरिका कहा जाता है। और जल वितरिका का निर्माण कब होता है? नदी के निचले भाग में होता है, जब उसमें डेल्टा का निर्माण होने वाला होता है। जैसे गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई जल वितरिकाओं में बढ़ जाती है, तो इससे किसका निर्माण होता है बच्चों? डेल्टा का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार सहायक नदी जो नदी के मतलब के ऊपरी भाग और मध्य मार्ग में मिलकर उसी जल की मात्रा को बढ़ा देती है। और जल वितरिका जब बनती है जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है। आइए चलिए देखते हैं। प्रश्न 7, मध्य उच्च भूमि के बारे में बताइए। तो बच्चों, इसका उत्तर है नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके जो होते हैं वो उसे कहा जाता है मध्य उच्च भूमि। और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन सी है? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। और इस मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में क्या है? संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी सारे भाग बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, यानी कि ये मध्य उच्च भूमि कहाँ पर आपकी? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में फैला हुआ है। इसलिए इसमें काफ़ी नदियाँ जो हैं आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर की तरफ बहती हैं। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8, भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो बच्चों, भारत का उत्तरी मैदान जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनसे और इनकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। और ये जलोढ़ मृदा से बना है क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बारीक महीन मिट्टी होती है। और ये हिमालय के दक्षिण मतलब की निचले भाग की तरफ स्थित है। तो बच्चों, इसमें आपके उत्तरी मैदान में विश्व के बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। ये जलोढ़ मिट्टी से बने हैं और ये किन नदियों से बने हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से। ये पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। इसमें पंजाब, हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ये सारे इलाके किस में आते हैं? आपके भारत के उत्तरी मैदान में आते हैं। और यहाँ पे बच्चों उपजाऊ मिट्टी है, पर्याप्त जल है क्योंकि नदियों के द्वारा है बच्चों। और सबसे बड़ी बात यहाँ की अनुकूल जलवायु, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा कृषि के लिए उपजाऊ है। इस प्रकार बच्चों, भारत का उत्तरी मैदान भारत के लिए बहुत ही लाभकारी है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9, भारत के प्रत्येक भू आकृतिक विभाग एक दूसरे के पूरक है, वो कैसे देश को प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं? तो बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको भारत में पाई जाने वाली सारी भू आकृतिक के बारे में बताना है कि उत्तर में हिमालय पर्वत है जो जल का भंडार है। यहाँ कई बारहमासी नदियाँ निकलती है हिमालय से और नदियों के जल से क्या पैदा होती है? बिजली पैदा होती है। दूसरा, यहाँ भारत के उत्तरी मैदान है जो बहुत उपजाऊ है, जो अन्न का भंडार है। फिर आपको प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताना है कि ये जो है आपके
आग्नेय चट्टानों और कायांतरित चट्टानों के मिलने से बना है बच्चों। तो इसलिए खनिजों का भंडार है, यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, जिससे देश का विकास होता है। और चौथा भाग इसका तटीय क्षेत्र है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में बताना है कि किस प्रकार जब तटीय क्षेत्र आपके मत्स्य उत्पादन, नमक बनाने के लिए बहुत आगे दे लाभकारी हैं, और यहाँ पे पानी के जहाज आके ठहरते हैं बच्चों। तो इस प्रकार आपको भारत के भू आकृतिक विभागों के बारे में बताना है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न के पश्चात बच्चों में एक पैराग्राफ दिया गया जिसको पढ़कर हमें प्रश्न उत्तर ढूंढने हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। पश्चिमी तट बच्चों पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के स्थित एक संकीर्ण मैदान है, यानी कि आपको पश्चिमी तट के बारे में बताया गया है बच्चों। इस मैदान के 3 भाग है पश्चिमी तट के। पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है उसे कोंकण तट, जो मुंबई और गोवा तक है बच्चों। मध्य भाग कंकण को कहा जाता है और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान है चौड़ा समतल, उसे क्या कहते हैं बच्चों, पूर्वी तट कहा जाता है। और पूर्वी तट का जो उत्तरी भाग है उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, और पूर्वी तट का जो दक्षिणी भाग है उसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है बच्चों। अब बड़ी बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पे पूर्वी तट पे किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और पूर्वी तट पे जो चिल्का झील है वो पूर्वी तट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूलक्षण है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बच्चों। तो बच्चे इस प्रकार आपको पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में समझाया गया है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। मुंबई और गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर तीसरी लाइन में है कि कोंकण, मुंबई और गोवा, यानी कि मुंबई और गोवा के तट को कोंकण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 2, भारत के 2 समुद्र तटीय मैदान कौन से हैं बच्चों? तो इसका उत्तर है पूर्वी तट और पश्चिमी तट है। प्रश्न 3, कोई 2 नदियां जो डेल्टा बनाती हैं? तो बच्चों उसका उत्तर जो है अंतिम दूसरी लाइन में देखिए, बड़ी बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पे डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी नदी के बारे में लिख सकते हो। प्रश्न 4, समुद्री तटीय मैदानों को कोई आर्थिक लाभ बताना है बच्चों। तो बच्चों समुद्री जो आर्थिक तटीय मैदान होते हैं उनमें मत्स्य पालन होता है, वहाँ पे पानी के जहाज आके ठहरते हैं और वो नमक बनाने के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार समुद्री तटीय मैदान हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो से समझ आया हो, अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।